साथियों नमस्कार, जय भीम जय संविधान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ललित 24। आज हम लोग संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ महारैली के उपलक्ष्य में दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहुंच चुके हैं और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नेतृत्व में आज एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है और तमाम साथी मौजूद हैं। लाखों की भीड़ अंदर मौजूद है स्टेडियम की, लाखों की भीड़ स्टेडियम के बाहर मौजूद है। मैं देख रहा हूं कि पैर रखने तक की जगह नहीं है और इस समय भी आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़ बात कर रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक साथी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। हमारा नाम अशित कुमार है और मैं इटावा जनपद से यहाँ पहुँचा हूँ। जिस तरीके से संविधान बचाने की बात हो रही है, पूरे देश में संविधान बचाने के लिए नेता एकजुट हो रहे हैं, एक मंच पर आ रहे हैं। ये सवाल खड़ा इसलिए हुआ है कि संविधान आखिरकार खतरे में कब आया और कैसे आया, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है। लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि आखिरकार संविधान को बचाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है। संविधान खतरा कहाँ से पैदा हो रहा है, संविधान खत्म क्या हो रहा है? देखिए, राजनीति का एक हिस्सा है। तमाम नेता संविधान की बात करते हैं, जब चुनाव आते हैं तब संविधान की बात की जाती है, या किसी मंच पर एकत्रित होना हो तब संविधान की बात की जाती है। बाकी हम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे, संविधान की जितनी बात की जा रही है, संविधान सही रूप से बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसके अनुच्छेदों को जो आप पढ़ेंगे, उसके बारे में आप जानेंगे तो संविधान ने अधिकार केवल बहुजनों को ही नहीं दिया है। संविधान ने अधिकार हर उस नागरिक को दिया है जो हिंदुस्तान में रह रहा है। अब उसके अधिकारों को हमें जानना होगा। नेता करते क्या हैं आखिरकार? प्रश्न हमारा आपने समझ जी, लगातार तमाम पार्टियां, अभी असेंबली इलेक्शन हुए, तमाम पार्टियां पीडीए गठबंधन बनाया और कहा कि संविधान खतरे, संविधान खतरे। कई बड़े लीडरों से मेरी बात हुई, मैंने उनसे यही पूछा कि संविधान के 408 अनुच्छेद वर्तमान में है। 408 अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद है जो खत्म कर रहा है, जो हमारे मौलिक अधिकारों को हनन कर रहा है? वो मैं पहली बात तो नेताओं ने आज तक संविधान को पढ़ा ही नहीं है पूरी तरीके से। ये आधी अधूरी जानकारी लेके जो संविधान की बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहब के संविधान को जब भी आहत किया जाएगा, जब भी खतरा पहुँचाया जाएगा, तब बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज के ही लोग नहीं, ओबीसी समाज के लोग, हर वो व्यक्ति जो संविधान को मानता है वो सड़कों पर उतरेगा, आंदोलन किए जाएंगे। और आंदोलन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले जो लोग हैं वो ये बिल्कुल तय कर लें, मान लें कि जब जब ये सड़कें सूनी हो जाएंगी तब संसद आवारा हो जाएगी। जब लोग संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर नहीं उतरेंगे तो इसकी रक्षा नहीं हो सकती है। दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज के जो नेता चुन करके जाते हैं, संसद में पहुंचते हैं, तब क्या वो नेता अपना कर्तव्य भूल जाते हैं? क्या उन नेताओं को वो बात उस संसद भवन में नहीं उठानी चाहिए? तमाम वो नेता है, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, राजनीतिक पूरे इस पैटर्न को नहीं ले जाना चाहूँगा। ये बहुत सोचने वाली बात है कि जब हम वोट करते वक्त हमसे संविधान के बारे में पूछा जाता है, वही नेता जब संसद में पहुँच जाता है तो वो संसद में संविधान की आवाज़ क्यों नहीं बनना चाहता है? क्या कोई राजनीतिक प्रेशर है नेताओं पर? कभी ये जानने का प्रयास किया आपने कि वो नेता आखिरकार आपकी आवाज़ क्यों नहीं उठा पाते हैं? संविधान का मतलब क्या है? संविधान, व्हाट मीन्स संविधान? संविधान का मतलब अगर आप समझेंगे, सीधी भाषा में बता रहा हूँ, संविधान का साफ साफ मतलब है कि उसमें शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएगी। संविधान में जो लिखा है उसके हिसाब से आप चलेंगे तो उसके हिसाब से एक कानून बनता है और कानून ही व्यक्ति को देश में रहने की प्रक्रिया सिखाता है। और बिना संविधान के तो सब आवारा हो जाएगा। कोई किसी का मतलब है, हाँ, भारत के संविधान को वर्तमान सत्ताधारी पार्टी उसको खत्म कर रही है। आपका कहने का मतलब? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। वर्तमान सरकार में जो लोग हैं वो गुमराह कर रहे हैं। कैसे गुमराह कर रहे हैं? गुमराह ऐसे कर रहे हैं कि जो रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़ों को अलग करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर संविधान को खोखला किया जा रहा है। संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो सरकार ने
या यहाँ के जो गृह मंत्री हैं, यहाँ के जो कानून मंत्री हैं, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कमज़ोर कर दिया, या ऐसा कौन सा अनुच्छेद जो हमारे मौलिक अधिकार। आप आरक्षण के मुद्दे को ले लीजिए। सबसे बड़ी बात तो जो आरक्षण का संविधान में अधिकार मिला है, उस आरक्षण को धीरे धीरे खत्म कर दिया जा रहा है। आपको नहीं पता कितनी सीटें आज ओबीसी और एससी समाज को मिल रही हैं। आप बताइए कितनी सीटों पर आज एससी और ओबीसी के लोग आज हैं, आप खुद बता दीजिए ना। ये जो आपने सवाल पूछा कि कहाँ खत्म किया जा रहा है, मैं पूछ रहा हूँ आज एससी और ओबीसी के लोग कितनी सीटों पर देश में आज एससी ओबीसी के लोग बैठे हुए हैं। आप ये ना कहो कि संविधान नहीं खत्म किया जा रहा है, संविधान के कोई अनुच्छेद नहीं खत्म किया जा रहे हैं, संविधान में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन हमारे अधिकारों को कम किया जा रहा है। जब अधिकार कम होंगे तो धीरे धीरे संविधान तो खत्म होगा ही ना। जब आपके अधिकारों को हम छीन लेंगे, आपकी शक्ति को हम छीन लेंगे, तो आप में ताकत कहाँ बचेगी भाई। धीरे धीरे ही सही, लेकिन संविधान को खतरे में तो है। अगर खतरे में नहीं होता तो आप हमें बताइए कि इतनी बड़ी संख्या में जो राजनीतिक बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में, क्या वो होता। तमाम महत्वपूर्ण सवाल। साथियों, हमारे साथ एक विद्वान साथी है, लेकिन अभी इनको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, संविधान को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लोगों को, जो नेताओं ने हमारी युवा पीढ़ी को संविधान को बांटा नहीं, संविधान आर्टिकल को नहीं पढ़ाया और संविधान ख़त्म करने की बात कहते चले आ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता है संविधान के कोई अनुच्छेद ख़त्म नहीं किए जा रहे, लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक, क्योंकि अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14। जय भीम जय संविधान। आज जो चंद्रशेखर आज़ाद जो सांसद नगीना से हैं, उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में आरक्षण बचाओ महारैली का आयोजन किया गया। आखिर आरक्षण बचाया क्यों जा रहा है? देखिए, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। 1947 से पहले जो आज के दायरे में लोग एससी और एसटी के जी रहे हैं, इस दायरे में पहले नहीं थे। उसके बाद में लोगों को पढ़ने का लिखने का थोड़ा अधिकार मिला, थोड़े बहुत जागरूक हुए, कई तरह की एससी और एसटी में पार्टियां आईं, उन्होंने काम किए। खासकर सबसे बड़े पैमाने पर अम्बेडकर साहब ने, उसके बाद में काशीराम साहब ने, और भी पार्टियां आई, लेकिन उन्होंने जो होना चाहिए था वो काम नहीं किया। लेकिन आज सरकार जो डिसीजन ले रही है, खासकर कह सकते हैं विपक्ष की ये बीजेपी की सरकार, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को देखते हुए क्या सरकार को सवर्ण क्लास में ईबीएस जो जिस प्रकार से चलाया हुआ है, ईबीएस में जो व्यक्ति 8 लाख से जिसकी इनकम कम होगी वो व्यक्ति गरीब की कैटेगरी में आएगा। आप मुझे बताइए कि सवर्ण क्लास में गरीब व्यक्ति था ही कब, गरीब है कहाँ? क्योंकि उनके पास तो विकल्प इस प्रकार के हैं, अगर देखा जाए, मैं लॉ किया हुआ हूँ, लॉ की फैकल्टी में सबसे ज़्यादा अगर लॉयर मिलते हैं तो भी सवर्ण क्लास से मिलते हैं, और जो जजेज की जो संख्या है वो भी सबसे ज़्यादा उन्हीं की मिलती है। और प्रवक्ता के क्षेत्र में आप देख रहे हैं, प्रवक्ता के क्षेत्र में भी, मीडिया एंकरिंग के क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा वही लोग मिलते हैं। कल परसों जो ये क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का जो एजेंडा उन्होंने बना करके पास किया हुआ है, अगर संवैधानिक तरीके से देखा जाए, आर्टिकल 241 का उसमें वायलेशन होता है। जैसे कि आर्टिकल 241 के तहत ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को दिया गया है कि शेड्यूल कास्ट एसटी और एसटी को अगर कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया जा सकता है, उसके ऊपर कुछ मंथन किया जा सकता है, तो वो राइट्स सिर्फ ओनली फॉर देश के राष्ट्रपति को है। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जो दिया वो एक अयोग्यता और एक अशिक्षितता के अनुसार दिया हुआ है। हो सकता है कि हमारी इन बातों को सुन के एक विवादित तरीके से सोचा जाए, लेकिन हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन की और एक संतुलन संविधान के दायरे में रख करके बात रखने का अधिकार है। जिस कमेटी ने, जिन जजेज की संख्या ने इस क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को पास किया, क्या आप हमें बताएंगे उसमें कितने जजेज की संख्या जो है शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है? जब शेड्यूल कास्ट के खिलाफ में कोई एजेंडा पास किया जा रहा है तो क्या उसमें शेड्यूल कास्ट के जजेज की संख्या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्योंकि
1947 के समय जब हमारे देश को आज़ाद किया गया, 1949 में कुछ आर्टिकल संविधान के तहत लागू किए गए थे। उससे पहले 1932 में जब पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर साहब के बीच हुआ था, जब भी इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी वाद और विवाद हुए थे, जब उस समय विदाउट अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया था। सारे देश के लोगों ने माना कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे लेवल पे है, बहुत अच्छा है। तो क्या आज अम्बेडकर साहब से ज़्यादा लोग पढ़ लिख गए हैं, डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं, या योग्य ज़्यादा हो गए हैं? तो आज विदाउट दलितों की इच्छा के ये क्यों ऐसा एजेंडा पास किया जा रहा है जो दलितों के ही खिलाफ में, दलित उसको अपने खिलाफ में मानते हैं? नहीं करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि चंद्रशेखर भाई ने जो भी डिसीजन लिया है वो बड़ा सोच समझ के लिया हुआ है। और मुझे लगता है आने वाले समय में जो जिस प्रकार से जो अभी देश की सरकार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 400 पार का जो दावा करती थी, उस एजेंडे तक मुझे नहीं लगता कि 50% के आसपास यूज़ कर रहा, 50% भी नहीं। आपका कहने का मतलब ईवीएम फेयर है? हाँ, लेकिन 2027 में सरकार इसी प्रकार से अगर अपने दावे पेश करती रहती है तो 2027 में मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार आज़ाद समाज पार्टी की ही रहेगी। क्यों?